गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम सभी को जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टडी करनी है। पिछले क्लास तक हम लोगों ने जो है थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी कर लिया था और आशा है कि आप सभी जो है ये गन और बुलेट वाली एक्टिविटी तो हमने पढ़ा दी थी। उसके बाद की एक्टिविटीज़ को आप जो है संभवतः पढ़ लिए होंगे। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो एक बार आप उसे रिवाइज कर लेंगे, कोई परेशानी होगी तो हमसे पूछ लेंगे। नेक्स्ट अगला टॉपिक आज हम सभी का है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग को डिफिनीशन ऑफ इनर्शिया फाइंड हुआ था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम लोगों को डिफिनीशन ऑफ फोर्स, क्वांटिटेटिव डिफिनीशन ऑफ फोर्स फाइंड हुई थी और हम लोगों ने सेकेंड लॉ के हेल्प से जो है फर्स्ट लॉ को वेरीफाई भी किया था। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है इसके थ्रू हमें जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टडी होती है। इसके बारे में हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानकारी मिलती है और हम थर्ड लॉ के थ्रू फर्स्ट और सेकेंड लॉ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन फिलहाल अभी बाद में पढ़ेंगे और अभी हम लोग का जो टॉपिक है वह है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए देखिए, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स, कोई मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी जिसका एक का मास m है, एक का मास m a है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट a और b हैं या दो बॉल हैं a और b मान लीजिए। एक का मास m a है और सेकेंड का मास जो है m b है। अब क्या होता है कि ये दोनों a और b जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों a और b बॉल जो हैं एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। जब ये कोलाइड करते हैं तो ऑब्वियसली a जो ऑब्जेक्ट a है उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, ऑब्जेक्ट b है उसका भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। और हम जानते हैं कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ए का कुछ सर्टेन मोमेंटम होगा, ऑब्जेक्ट बी का भी कुछ ना कुछ सर्टेन मोमेंटम होगा। अब क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकराएंगे। जब दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कोलाइड करा दिया जाएगा, चाहे वो सेम डायरेक्शन में कोलाइड हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में, उससे कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसे कोलाइड करा देते हैं। फिर से ध्यान दीजिए हम क्या क्या सपोज किए, एक बार फिर से आपको बता दें। सपोज करिए ए और बी टू बॉल हैं, ए का मास एम ए है, बी का मास एम बी है। ए का जो है वेलोसिटी हम मान लेते हैं यू ए है, इनिशियल वेलोसिटी यू ए स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ए, यू ए। और बी वाले बॉल का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है यू बी है। मतलब ये हो गया कि मास एम ए और इनिशियल वेलोसिटी यू ए के साथ पहला बॉल चल रहा है, मास एम बी और इनिशियल वेलोसिटी यू बी के साथ जो है दूसरा वाला बॉल चल रहा है। अब मान लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी में सम डिफरेंस है। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, मतलब यू ए थोड़ा तेज चल रहा है, चूंकि दोनों सेम स्पीड से चलेंगे तब तो कभी टकराएंगे नहीं। मान लीजिए सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तब तो कभी नहीं कोलाइड करेंगे। या तो सेम डायरेक्शन में चले तो अपोजिट, सेम स्पीड से चले तो अपोजिट डायरेक्शन में चलें, या तो अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिफरेंट स्पीड में चलें, तभी एक दूसरे से ये कोलाइड करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं विद डिफरेंट स्पीड। डिफरेंट स्पीड में हमने क्या मान लिया कि यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, मतलब कि फर्स्ट वाला बॉल थोड़ा तेज चल रहा है इन कंपेयर टू सेकेंड बॉल के। अच्छा, फर्स्ट वाले बॉल का जब इनिशियल वेलोसिटी यू ए है तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, एम ए यू ए, मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास एम ए और वेलोसिटी यू ए, तो एम ए यू ए। सेकेंड वाले बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, एम बी यू बी, मतलब दोनों का हमने इनिशियल मोमेंटम फाइंड कर लिया। अब क्या होगा कि दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब जब दोनों बॉल एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो ऑब्वियसली इनके मास में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, बट इनके वेलोसिटी में चेंजिंग हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि अब नई वेलोसिटी जो है दोनों के रिस्पेक्टिवली, ए और बी के रिस्पेक्टिवली वेलोसिटी जो है वी ए और वी बी हो गई। मतलब वी ए एम बॉल ए की वेलोसिटी और वी बी जो है बॉल बी की वेलोसिटी हो गई। इसका मतलब कि फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बॉल ए का, आप लिखते जाएंगे एक जगह, इनिशियल मोमेंटम लिख दीजिए बॉल ए का, एक कॉपी निकाल लीजिए या कोई पेज ले लीजिए उस पर लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम हो गया एम ए यू ए। बॉल, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से आप सुन लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लिखिए, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारा हो गया एम ए यू ए बॉल ए का, बॉल बी का इनिशियल मोमेंटम जो हो गया वह एम बी यू बी हो गया। फाइनल मोमेंटम बॉल ए का जो हमारा है एम ए वी ए हो गया, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करेगी तो मोमेंटम चेंज कर जाएगा। और फाइनल मोमेंटम जो है बॉल बी का हो गया एम बी वी बी।
अब देखिए एक चीज कि मान लीजिए कि बॉल ए है, बॉल ए के मोमेंटम में कुछ चेंजिंग होती है। बॉल ए के मोमेंटम में क्या चेंजिंग होती है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर बॉल ए के मोमेंटम में चेंजिंग होती है और बॉल ए बी से टकराता है, तो बॉल ए का मोमेंटम चाहे ज़्यादा हो या कम, हमको उससे मतलब नहीं है। बॉल ए के मोमेंटम में अगर कुछ चेंजिंग होती है, या तो वो मोमेंटम को रिसीव करता है या मोमेंटम को वो ट्रांसफर करता है। बॉल बी में कुछ भी कर सकता है, बॉल बी से ले लेता है या बॉल बी को दे देता है। वेलोसिटी से मतलब नहीं है कि ए का वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए जो है उसका मोमेंटम ज़्यादा, ऐसा नहीं हो सकता। उसका मास कम हो, बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है लेकिन उसका मास कम होता है इसलिए उसका मोमेंटम कम होता है। तो हम ऐसा नहीं, हम मोमेंटम की बात वेलोसिटी पर हम नहीं डिपेंड कर रहे हैं, साथ साथ मास पर भी डिपेंड कर रहा है। हमें ये मतलब नहीं है किसका मोमेंटम ज़्यादा है किसका मोमेंटम कम है। हमें ये मतलब है हम सभी को कि फर्स्ट वाले का मोमेंटम जो एम ए यू ए है वो चेंज होकर चाहे बढ़कर चाहे घटकर एम ए वी ए हो गया। सेकेंड वाले का मोमेंटम एम बी यू बी से चेंज होकर एम बी वी बी हो गया। तो चेंजिंग इन मोमेंटम जो पहले वाले का होगा और चेंजिंग इन मोमेंटम जो दूसरे वाले का होगा, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि पहले और दूसरे वाले में ही मोमेंटम का ट्रांसफर ले हो रहा है। एक जितना दे रहा है दूसरा उतना ले रहा है, चाहे एक जितना ले रहा है दूसरा उतना ही दे रहा है मोमेंटम। इसका मतलब कि चेंजिंग इन मोमेंटम इन द बॉल फर्स्ट विल बी सेम टू द चेंजिंग इन द मोमेंटम इन द बॉल सेकेंड, बॉल बी। मतलब पहले वाले बॉल में जितना भी मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है, दूसरे वाले बॉल में भी जो है मोमेंटम में क्या हो रही है? उतने ही की चेंजिंग हो रही है। बस डिफरेंस क्या हो रहा है कि एक का मोमेंटम बढ़ रहा है दूसरे का मोमेंटम घट रहा है। एक से दूसरे में ट्रांसफर, अब किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम मास तो जानते नहीं है एग्जैक्टली कि किसका मास कितना है। मान लिया हमने वेलोसिटी को तो मान लिया कि वेलोसिटी एक का ज़्यादा है दूसरे के लिए, मास के बारे में तो हम लोगों ने डिस्कस किया नहीं है। तो किसी का भी मोमेंटम बढ़ सकता है किसी का भी घट सकता है, यहाँ कोई वो डिस्कस करने का मैटर नहीं है। तो आइए देखते हैं पहले वाले बॉल के मोमेंटम में चेंजिंग में क्या हो गई। चेंजिंग इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फॉर बॉल ए। तो बॉल ए का फाइनल मोमेंटम क्या है? एम ए वी ए है। अब बॉल ए का इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम ए यू ए है। तो चेंजिंग इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। वैसे ही सेकेंड बॉल का जो मोमेंटम बॉल बी का हो जाएगा, चेंजिंग इन मोमेंटम लिखते जाएंगे आप लोग इसको, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी हो गया। अब क्या होगा? मान लेते हैं कि ये मोमेंटम जो जो इनके बीच का कोलिजन है, ये कोलिजन टी टाइम तक होता है, टी सेकंड तक होता है। मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में जो टकरा रहे हैं दोनों, तो जो दोनों जो टच किए हुए हैं एक दूसरे को, जितने देर तक टच किए हुए उतने देर तक मोमेंटम का ट्रांसफर दोनों के बीच में हो रहा है। तो मान लीजिए एक बॉल जाके दूसरे बॉल से टकराता है तो कुछ देर तक तो टच में रहता है ना उसके, हो सकता है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो सकता है 1 सेकेंड हो, 2 सेकेंड हो, 4 सेकेंड हो, कुछ भी समय तक तो टच में रहता है ना। आप किसी बॉल को किक करते हैं तो सम टाइम के लिए तो आपका पैर जो है, आपके लेग्स जो है उस बॉल के साथ तो अटैच होते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टी टाइम तक ये जो मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है, ये मोमेंटम चेंज होने में जो टाइम लग रहा है, टाइम स्पेंड जो हो रहा है, हम मान लेते हैं कि वो टी सेकेंड जो है स्पेंड हो रहे हैं। जब टी सेकेंड स्पेंड हो रहे हैं तो चेंजिंग इन मोमेंटम दोनों के लिए टी तो इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट वाले के लिए टी और सेकंड वाले के लिए भी तो टाइम तो सेम रहेगा। जितने देर फर्स्ट वाला सेकंड के टच में है उतनी ही देर सेकंड वाला फर्स्ट के टच में है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? पहले वाले का रेट फाइंड करने के लिए हमने बताया था टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं। तो रेट फाइंड करने के लिए हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो चेंजिंग इन मोमेंटम फर्स्ट वाले बॉल का क्या है? एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, और उसको टी से डिवाइड कर देंगे अपॉन टी। वैसे ही सेकेंड बॉल का जो हमारा चेंजिंग इन मोमेंटम जो हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हो जाएगा, वह एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। और चेंजिंग इन मोमेंटम में हमारा क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। इसका मतलब एफ ए बी, ए के थ्रू बी पर जो लगाया जा रहा है फोर्स एम, फिर से सुन लीजिए एक बार आप, rate of change of momentum of first ball will be equal to rate of change of momentum of the second ball। भाई जिस रेट से फर्स्ट वाले का मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है उसी रेट से तो सेकंड वाले के मोमेंटम में चेंजिंग होगी। हम मान लेते हैं फर्स्ट वाले का मोमेंटम कम हो रहा है, तो जितनी रेट से फर्स्ट वाले बॉल का मोमेंटम कम हो रहा है उतनी उसी रेट से तो सेकंड वाले बॉल का भी मोमेंटम बढ़ेगा। जितना ये जैसे जैसे देगा वैसे वैसे लेगा। इसका मतलब कि चेंजिंग जो मोमेंटम में हो रही है फर्स्ट वाले बॉल में, अगर हम सपोज करते हैं कि मोमेंटम में चेंजिंग हो रही है, मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, तो उसी रेट से सेकंड वाले का भी मोमेंटम क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा दोनों के जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को बराबर कर लेंगे तो हम लिख देंगे
एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी अपॉन टी। A rate of change of momentum is directly proportional to force। इसका मतलब A के थ्रू B पर जो लगाया जा रहा है फोर्स और B के थ्रू जो A पर लगाया जा रहा है फोर्स, वो दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए। यही चीज तो हुआ भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स तो है ही, इसका एक सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ पर हमने क्या देखा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारा क्या है? फर्स्ट वाले बॉल का इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम टू द सेकंड बॉल। यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब एक बॉल जो है दूसरे बॉल पर जब एक्शन कर रहा है तो दूसरा बॉल भी पहले वाले बॉल पर रिएक्शन करेगा। लेकिन रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो भी हमारा है क्वांटिटेटिवली तो ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? दोनों का एक दूसरे के अपोजिट होगा। चूंकि हम इक्वल साइन लगाए हुए हैं दोनों के बीच में, तो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी इक्वल करना होगा। तो हम किसी भी एक तरफ जो है माइनस साइन कर देंगे। माइनस साइन करने का मतलब कि उसके डायरेक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जब हमने एक के डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो वो क्या हो गया? दूसरे के डायरेक्शन के भी बराबर हो गया। तो इस तरीके जब आप सॉल्व करेंगे तब फाइनल जो है, फाइनली आप जो है आप ये देख लीजिए, सारी चीज़ें मैंने जो बोली वही यहाँ लिखा हुआ है। तो फाइनली आप पहुँच जाएंगे रिजल्ट जब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए माइनस साइन लगा दिया गया इक्वेशन 9.6 में। आप देखिए जो भी बातें लिखी गई हैं एक माइनस साइन लगा दिया गया है। माइनस साइन क्यों लगाया गया है? इसमें आप देखेंगे कि जो माइनस साइन लगाया गया है वह न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू लगाया गया है, क्योंकि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अपोजिट रिएक्शन में डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा। एफ ए बी का डायरेक्शन और एफ बी ए का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के चेंज रहेगा, अपोजिट रहेगा। लेकिन हम इक्वल साइन लगाने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो माइनस साइन लगाकर क्या कर दिया गया? एफ बी ए के डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया और उसको क्या कर दिया गया? सेम एफ ए बी के डायरेक्शन के बराबर सेम डायरेक्शन में बना दिया गया। अब यहाँ पर इक्वल की साइन जो है वह वैलिड हो गई। और इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। मतलब कोई भी दो बॉल हैं अगर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो कोलिजन से पहले उन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है, कोलिजन के बाद भी अगर देखा जाए तो उन दोनों का टोटल मोमेंटम जो है वह इक्वल होता है। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले दोनों का सेपरेटली जो मोमेंटम था उसका सम, और कोलिजन के बाद फिर उन दोनों के मोमेंटम का सेपरेटली मोमेंटम का सम इक्वल होने वाला है। मतलब जो मोमेंटम हो वो कहीं जो है यूनिवर्स में नहीं जाने वाला है। जो मोमेंटम होगा इन्हीं दोनों बॉल के बीच में रहेगा। बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मतलब कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम हमारा जो है वह क्या है? इक्वल रहेगा। यही चीज़ जो है यहाँ प्रूफ किया गया है। आइए थोड़ा सा इसका हम लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ लें। कोई नई चीज़ मिलती है तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सिंस MAUA plus MBUB is the total momentum of the two balls A and B before the collision, and MAVA plus MBVB is their total momentum after the collision। ये कोलिजन के बाद का मोमेंटम है, चूंकि वेलोसिटी चेंज कर गई है, मास वही है। फ्रॉम द इक्वेशन 9.7 we observe that the total momentum of the two balls remains unchanged। टोटल मोमेंटम की बात की जा रही है, किसी सिंगल बॉल के मोमेंटम की बात नहीं की जा रही है। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि टोटल मोमेंटम की बात की जा रही है कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम हमारा जो है वह क्या रहेगा? सेम रहेगा। मतलब सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल बॉडीज पार्टिसिपेटेड इन द कोलिजन विल बी इक्वल बिफोर कोलिजन, इन द बिफोर कोलिजन एज वेल एज द आफ्टर कोलिजन। आइए देखिए, we observe that the total momentum of the two balls remains unchanged or conserved। unchanged होने का मतलब क्या है? कंजर्व। ठीक है, जैसे होता है ना, कहा जाता है कि भाई ये कंजर्वेटिव थिंकिंग का है। मतलब आप जिसकी थिंकिंग चेंज नहीं होती इसको कंजर्वेटिव कहा जाता है। जो जमाने के साथ जो है, आज इसको इसी तरह से परिभाषित किया जाता है कि आप जमाने के साथ, समय के साथ, परिस्थितियों के हिसाब से आप अपनी सोच को चेंज नहीं करते क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव माइंड कहा जाता है ना।
जस्ट वही चीज़ यहाँ पर कंजर्वेटिव का वर्ड मतलब है कि जब आप अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जैसा है मोमेंटम चेंज नहीं होता है, जैसा पहले था वैसा ही कोलिजन के बाद भी है, तो आप क्या कहेंगे, दिस इज द कंजर्वेटिव। और अगर कंजर्वेटिव नहीं रहेगा तो इनोवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर, we observe that the total momentum of the two balls remains unchanged or conserved provided no other external force acts, ठीक है। अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा फोर्स हम बाहर से वर्क नहीं कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो जो मोमेंटम है वह क्या है, हमारा कंजर्व है। As a result of this ideal collision experiment, we say that the sum of the momenta of the two objects before collision is equal to the sum of the momentum, momentum का plural momenta है, sum equal to the sum of the momenta after the collision provided there no external unbalanced force acting on them। अगर हमने देखिए यहाँ पर जो भी फोर्स की बात की है, कोई भी बाहर से हम एक्सटर्नल फोर्स को तो ऐड किए नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस को इसमें हम लोगों ने काउंट किया नहीं है, तो सीधी सी बात यहाँ यह हो गई कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो हम बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन अगर हम देखते हैं तो मोमेंटम का सम जो है वह सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं तो सेम होगा। कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्या ऐसा संभव है, क्या ये जो कोलिजन जो हो रहा है यह केवल दो ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में वैलिड है कि यहाँ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो कोलिजन है, हम आप सभी समझने के लिए इसे केवल दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्टडी किए हैं, ऑब्जेक्ट ए या ऑब्जेक्ट बी के बीच में, लेकिन यह जो है जनरली यहाँ पर दो ही ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, यहाँ 3 4 5 6 एन ऑब्जेक्ट भी अगर हो जाते हैं तो सबका एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी प्लस एम सी यू सी प्लस एम डी यू डी प्लस एम ई यू ई जहाँ तक एन तक हो, सबका इनिशियल मोमेंटम का सम इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टोटल ऑब्जेक्ट participated in the collision will be equal to the final momentum sum of the final momentum of the total object participated in the collision। तो यहाँ यह जो है बाध्यता नहीं है, यहाँ बाउंडेशन नहीं है कि दो ही ऑब्जेक्ट हो, दो से ज़्यादा भी ऑब्जेक्ट यहाँ हो सकते हैं। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहा जाता है। दिस स्टेटमेंट कैन अल्टरनेटिवली बी गिवन एज द टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड, और इसे जो हम देखेंगे कि जो टोटल मोमेंटम जो है वह जो है अनचेंज्ड या कंजर्व रहता है। इस तरह से देखते हैं कि मोमेंटम में जो है कोई भी चेंजिंग नहीं होती है। अगला जो हमारा एक्टिविटी 9.5 है, संभवतः आप लोग पढ़े भी होंगे, तो भी मैं एक बार इस ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इससे आपको प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल जो है, एक्सपेरिमेंटली आप ये देखेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है कैसे वर्क करता है। यहाँ एक स्ट्रॉ लिया गया है, स्ट्रॉ मतलब पाइप होती है ना, नारियल पानी पीते हैं जो पाइप होती है, वो स्ट्रॉ ले लिया गया है और उससे जो है एक बलून को जो है इन्फ्लेट करके उससे चिपका दिया गया है। स्ट्रॉ के अंदर से होते हुए एक धागा लेकर इसे दो रिजिड पॉइंट के बीच में टाइटली जो है बांध दिया गया है। अब फिर जो है अचानक जो है यहाँ के जो बलून के होल को जो बंद किया गया है थ्रेड से, उस थ्रेड को खोल दिया जाता है। जैसे ही खोला जाता है तो यह हवा आगे की तरफ एरो बना हुआ है लेफ्ट साइड में, इधर हवा निकलने लगती है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही यह हवा आगे की तरफ निकलती है, ये स्ट्रॉ के साथ ये बलून क्या होता है, पीछे की तरफ जाने लगता है। यही हमारा जो है थर्ड लॉ का एक्सपेरिमेंट है कि एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हवा जो है अगर आगे की तरफ फोर्स लगा रही है तो बॉल जो है वह पीछे की तरफ जो है भागने लगता है, जाने लगता है। इससे यह पता चलता है कि अगर हम आगे की तरफ कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो हवा बलून के अंदर जो हवा थी वह एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनके ऊपर आगे की तरफ जब फोर्स लगा रही थी तो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो हैं बलून के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और बलून राइट साइड में मूव करता चला जा रहा है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन फॉर द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो संभवतः अब आप लोगों को ये बातें पूरी समझ में आ गई होंगी। तो आप ऐसे ही जो है एक अगला भी एक्सपेरिमेंट है 9.6 एक्टिविटी, आप इसे पढ़ लेंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्लास जो सैटरडे को होगा, उस क्लास में जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा। आज हो गया मंडे के बाद सैटरडे को मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, सैटरडे को जो है आप टेस्ट देंगे
और टेस्ट में ध्यान रखिएगा, इस बार हम टेस्ट जो भी फ्रेम करेंगे उसमें आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर लिए जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर आप कॉपी पर सॉल्व करेंगे, उसकी फ़ोटो लेकर आपको मैं एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, उस ईमेल आईडी पर आप सेंड करेंगे और उसका इवैल्यूएशन करके आपको जो है भेज दिया जाएगा, आप कितना मार्क्स पाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यह टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। संभवतः अगर भविष्य में कभी क्लासेस कभी एग्ज़ाम ना हुए, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये जो है ये आपका एग्ज़ाम है, लेकिन कोई जानता नहीं है कोरोना में जो है सीबीएसई का कैसा सर्कुलर आ जाए, तो इस तरह के टेस्ट को आप सीरियसली लेंगे और ये टेस्ट जो है महत्वपूर्ण हो सकता है आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में भी, इसलिए आप इसे सीरियसली लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं सॉल्व इसमें इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो है अभी आपने इसके न्यूमेरिकल्स अभी तक लगाए नहीं होंगे या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमने सॉल्व अभी नहीं कराया है। तो यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तक का और पिछले एक्सरसाइज का दोनों मिला के हम टेस्ट लेंगे। मोस्टली इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रखेंगे अभी, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं जो कि न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक के होंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल अभी नहीं देंगे। तो जो अगली क्लास जो हम लोग के सैटरडे को होगी उसमें क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, हो सकता है वीडियो क्लास ना हो, क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, आप क्लास के टाइम में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी, उस ईमेल आईडी पर जो है आप आंसर का फ़ोटो लेकर जो है सेंड कर देंगे और उस फोटोग्राफ्स के थ्रू जो है सॉल्व करके आपको वापस जो है जिस ईमेल से आप भेजे रहेंगे आपको उसी ईमेल पर जो है उसका जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ध्यान से पढ़िए आप लोग और कोरोना से बच के रहिए।